हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी प्रैक्टिस सेट की 41 नंबर की क्लास रहेगी जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन आता है कि धागे में मोती पिरोना। सेकंड ऑप्शन आता है आपका लिखना। थर्ड ऑप्शन आता है ए और बी दोनों। फोर्थ ऑप्शन आता है आपका कूदना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, कि मीन्स धागे में मोती पिरोना भी और लिखना भी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। कि जो सूक्ष्म गत्यात्मक जो कौशल होते हैं, ये कौशल कैसे होते हैं, जो छोटी मांसपेशियाँ जो हमारे शरीर की क्या होती हैं, छोटी मांसपेशियाँ, छोटी मांसपेशियों के सटीक समन्वय पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे लिखना हो गया हमारा, धागे में मोती पिरोना, इसमें हमारी छोटी मांसपेशियाँ जो हैं वो काम करती हैं। इसमें हमारे एग्जाम्पल और भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके एग्ज़ाम में यही एग्ज़ाम्पल दें। इसमें हमारा आ सकता है चित्र बनाना, चित्र बनाना। इसमें आ सकता है भोजन करना, हमारा भोजन करना। इसमें आ सकता है हमारा बटन लगाना, बटन लगाना। तो ये सब क्या आते हैं, हमारे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर हम यहाँ इस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, हमारे यहाँ जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है कूदना। कूदना जो है ये हमारा स्थूल किसके अंदर आता है, ये आता है हमारा स्थूल कौशल के अंतर्गत, स्थूल गत्यात्मक कौशल इसके अंतर्गत आता है, जिसको हम सकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सकल कौशल भी कहते हैं। इसमें हमारा आता है कूदना। इसके और एग्जाम्पल हैं हमारे, जैसे हमारा दौड़ना हो गया, ठीक है। इसमें हो गया हमारा फेंकना हो गया, इसमें हमारा क्या हो गया, लपकना हो गया हमारा, या फिर इसमें चलना हो गया। इसमें क्या होती है, इसमें हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि इसमें बड़ी मांसपेशियाँ जो होती हैं हमारी, इसमें जो बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं उनका उपयोग होता है, ठीक है। सूक्ष्म में क्या होता है, छोटी मांसपेशियों का, और स्थूल में क्या होता है, हमारा बड़ी मांसपेशियों का क्या है, समन्वय होता है। आपका क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किस अवस्था में बच्चे का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सेकंड आता है संवेदी पेशी अवस्था। थर्ड आता है प्राक प्रत्यात्मक अवधि, या डी ऑप्शन आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें जो बच्चे की आयु होती है वो लगभग कितनी होती है, 12 वर्ष का इसमें बालक होता है, या फिर कह सकते हैं कि 12 वर्ष की आयु से क्या होता है, ये जो है ये शुरू होता है आपका, ठीक है। और इस अवस्था में क्या करता है कि जो बच्चा होता है वो अमूर्त रूप से, कैसे, जो अमूर्त रूप से होता है उससे चिंतन करना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। मतलब कि बच्चा उन अवधारणाओं के बारे में सोचने लगते हैं जिनका वास्तविकता से सीधा संबंध नहीं होता है। लाइक जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा इसमें आपका, जैसे राजनीति, ठीक है, राजनीति आ गया, इसमें आ गया आपका नैतिकता आ गया, इसमें आपका बीज गणित आ गया। तो इस तरीके की क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों से इनका सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन इनके बारे में क्या है, सोचने लग जाते हैं। ओके, और भी इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है तार्किक और समस्या का सॉल्यूशन, समस्या समाधान आपका, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, ये वे समस्या, इसमें छात्र जो बालक होता है वो क्या करता है, समस्याओं को तार्किक और व्यवस्थित तरीके से हल करने की उनके अंदर जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें आपका, इसमें है मेटाकॉग्निशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सोचने के बारे में क्या है, सोचना मीन्स
यानी अपनी सोच प्रक्रिया को क्या है, तर्क करने और उनकी निगरानी करने की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। तो कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो किशोर होता है, किसमें, आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो किशोर होता है वो अपने विचारों को तार्किक रूप से क्या करते हैं, परखने और जटिल जो समस्याएं होती हैं उनके सामने जो भी समस्या आती है उसको हल करने के लिए वैज्ञानिक तरीके क्या हैं, अपनाते हैं। कैसे? वैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं, जिससे उनके चिंतन में भी क्या आ जाता है, वैज्ञानिकता उनके अंदर आ जाती है आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, नेक्स्ट पॉइंट में आप इसमें देख लो कि ये अवस्था जो होती है आपकी कौन सी ईयर तक होती है। तो आपकी ये संवेदी होती है, आपकी जन्म से 2 वर्ष की होती है। प्राक सांप्रदायिक अवधि जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक भी कहते हैं, ये 2 से 7 वर्ष होती है। और मूर्त संक्रियात्मक आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। 11 से जो ऊपर का वर्ष हो जाता है वो आ जाता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको हम कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु से आगे की जो आयु होती है, किशोर अवस्था जो होती है, वो इसके अंतर्गत आपकी आ जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक अध्यापक को क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थी के समायोजन हेतु क्या देने से बचना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, छोटे प्रिंट वाले कार्य पत्रक। सेकेंड ऑप्शन, बड़े प्रिंट वाली सामग्री का उपयोग करें। सी ऑप्शन, उचित रोशनी की व्यवस्था करें। डी ऑप्शन, मौखिक और स्पर्शनीय संकेतों का प्रयोग करें। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना कि बचना चाहिए किस चीज़ से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि छोटे प्रिंट वाले पत्रक जो होते हैं उनसे बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि जो ये वाले आपके प्रिंट होते हैं, छोटे प्रिंट वाले, ये क्या करते हैं, ये ऐसे कार्य जो पत्रक विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, उनमें क्या है, कम आत्मसम्मान पैदा कर सकते हैं। क्या? जो छोटे प्रिंट वाले कार्य पत्रक जो होते हैं आपके। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं कि जूझते विद्यार्थी के लिए समायोजन के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए, तो इसमें आता है हमारा फर्स्टली पॉइंट आता है कि बड़े प्रिंट वाली सामग्री का उपयोग करें। मतलब छोटे अक्षर और कम जानकारी वाली जो सामग्री होती है, ये जो होती है, इससे बचें। इसके बजाय क्या करें, जो स्पष्ट हों, बिल्कुल क्या हों, स्पष्ट हों, बड़े प्रिंट हों, ऐसे कार्यपत्रों या फिर अन्य सामग्री का क्या है, उपयोग करना चाहिए। ओके, क्योंकि जिनकी दृष्टि थोड़ी दिक्कत करती है उनके लिए बड़े प्रिंट वाली सामग्री उनके सामने होनी चाहिए ताकि उनको पढ़ने में क्या है, आसानी हो। सेकंड आता है उचित रोशनी की व्यवस्था। तो कक्षा में क्या है, फ्लोरोसेंट रोशनी का उपयोग करें। जो प्राकृतिक लाइट है उसका भी यूज़ करें, जो आँखों के लिए बहुत क्या होती है, बहुत आरामदायक होती है। ऐसा नहीं है कि क्लास के अंदर तुमने बल्ब लगा दिए, 10 बल्ब लगा दिए, लेकिन उनको क्या है, क्लास आपका स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए, विंडो हो, ताकि उसमें बाहर से रोशनी, जो प्राकृतिक रोशनी है, वो भी आपकी आ सके। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मौखिक और स्पर्शनीय संकेतों का प्रयोग भी किया जा सके। तो इसमें यही है कि पाठ को पढ़ाते समय जो संख्या होती हैं या फिर जो शब्द होते हैं उसको ज़ोर से बोलना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर जो मौखिक जो संकेत होते हैं उसका भी उपयोग करें, ताकि छात्र जो हैं वो क्या कर सकें, एक तरह से कल्पना कर सकें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो तो हो जाएगा छोटे प्रिंट वाले कार्य पत्रक से क्या है, बचना चाहिए। ओके, और अगर ऑप्शन में होता कि समायोजन हेतु क्या करना चाहिए, अगर यहाँ हो जाता करना चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता और ये वाला गलत हो जाता। तो इस क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन तो ये रहा। सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या है, इस ऑप्शन को हटा के अगर हम यहाँ लिख देते सभी, और यहाँ पे बचना हटा के करना कर देते, तो
इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता, सभी आ जाता, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स सही हैं। इसलिए आपको सारे पॉइंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ये नहीं है क्वेश्चन टू आंसर आपने देखा देन आगे स्किप करके वीडियो को आगे कर दिया। सारे एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखोगे तो एक क्वेश्चन में से 2-2 3-3 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निजी स्कूल में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार? फर्स्ट, भेदभाव को रोकना। सेकंड, शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना। सी, समान शैक्षिक अवसर देना। डी, सभी। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका सभी आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आता है भेदभाव को रोकना। मतलब निजी स्कूल में प्रवेश के लिए क्या होता है, जो 25% जो सीटें होती हैं वो क्या है, आरक्षण सुनिश्चित करता है कि जो वंचित और जो आर्थिक रूप से क्या होते हैं आपके कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो भी ताकि अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। जिससे क्या होता है कि जो जाति होती है, धर्म होता है, आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाली किसी भी भेदभाव को क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि रोका जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना। तो करेक्ट है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, थर्ड ऑप्शन आता है समान शैक्षिक अवसर देना। मतलब कि इस अधिनियम का एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्रमुख लक्ष्य ये भी था कि बच्चा जो है आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर वर्ग का है, मतलब EWS आपका, ओके, EWS के बच्चे क्या हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें समाज में आगे बढ़ने में क्या करती है, हेल्प करती है या फिर मदद करे उनको। और इनके अलावा इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है, वही मैं कहती हूँ बार बार कि ये जो पॉइंट्स हैं, ऑप्शंस हैं कि यही आएँ। इसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो आता है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी सभी बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क बिल्कुल फ्री में और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार भी प्रदान किया गया था। किसमें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि शून्य पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन, युद्ध के बारे में पढ़ाना लेकिन शांति के महत्व को अनदेखा करना। सेकंड ऑप्शन, कुछ संस्कृति के बारे में पढ़ाना लेकिन दूसरों को छोड़ देना। थर्ड ऑप्शन, शिक्षा प्रणाली में उन विषय या अवधारणाओं से है जो जानबूझकर अनजाने में पढ़ाए जाने से बाहर रखे जाते हैं। या आपका डी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सभी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शून्य पाठ्यक्रम जो है ये क्या होता है, इससे क्या मतलब होता है। मतलब कि शिक्षा प्रणाली में उन विषय या अवधारणाएं होती हैं जो जानबूझकर क्या करती हैं, अनजाने में पढ़ाए जाने से क्या होती हैं, बाहर रखे जाते हैं। जैसे आपका थर्ड ऑप्शन आ जाता है। मतलब कि ये दर्शाता है कि कुछ विषयों को क्या है, अनुपयोगी माना जाता है। ठीक है, जिससे छात्रों में उन विषयों के प्रति क्या है, अज्ञानता बनी रहती है और समाज के बारे में उनकी समझ में अंतराल जो है वो आ जाता है आपका। ठीक है, ओके, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट भी आपका कि युद्ध के बारे में तो पढ़ा रहे हैं लेकिन जो शांति का महत्व है उसको क्या कर दिया इन्होंने, अनदेखा कर दिया। इसी तरीके से क्या है, कुछ क्या है आपकी सांस्कृतिक के बारे में पढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरों को छोड़ देना क्या है, इसको उन्होंने अनदेखा कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो शून्य पाठ्यक्रम है ये क्या है, ये हमें ये समझने में हेल्प करता है कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या शामिल किया जाए और क्या नहीं किया जाए, इसका क्या है छात्रों और समाज पर क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है आपका। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधा बन जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? फर्स्ट, अनुपयुक्त शिक्षण। सेकंड, सामाजिक संस्कृति। थर्ड, तनाव और थकान। और डी ऑप्शन आता है ये सभी। तो करेक्ट आंसर इज इसका पहले तो यही हो जाएगा कि ये सभी। अब फर्स्ट ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन अनुपयुक्त शिक्षण। तो आपका जो अनुपयुक्त शिक्षण होता है ये आपका एक तरह से शिक्षण कारक के अंतर्गत आता है, शिक्षण या शैक्षणिक कारक के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि यदि टीचर जो है वो उचित निर्देश नहीं देते या फिर कह सकते हैं उचित शिक्षण विधि छात्रों के स्तर के अनुसार नहीं होती, तो क्या होती है, अधिगम प्रक्रिया क्या है, बाधा बन जाती है या फिर बाधित हो जाती है आपकी। ठीक है। इसी तरीके से है आपका सामाजिक संस्कृति। क्या आता है? सामाजिक संस्कृति, जो आपके सामाजिक कारक के अंदर आती है। सामाजिक कारक के अंतर्गत आती है ये। इसमें क्या होता है आपका कि जो छात्र है, छात्र का समाज से, किससे? समाज या फिर परिवार या उसके जो साथी होते हैं, मीन्स जो उसके मित्र हैं, उनके साथ अंतःक्रिया भी सीखने की प्रक्रिया को क्या कर देती है? प्रभावित कर देती है आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका थकान और तनाव। तो ये आपका होता है व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आता है ये आपका। और इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर तनाव हो, बहुत ज़्यादा अगर थकान हो या फिर चिंता हो, वो छात्रों की जो मानसिक क्षमता होती है उसको क्या कर देती है? मानसिक क्षमता उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। जिससे क्या होता है, अधिगम में की प्रक्रिया में या फिर अधिगम में क्या है, कठिनाइयाँ आती हैं। इसमें इसके अलावा इसके और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे रुचि अभाव। ठीक है, इसमें और ऑप्शन हो सकता है, एक आपका डर हो सकता है कि रुचि के अभाव में यही है कि जब कोई छात्र स्टूडेंट है वो किसी विषय में इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा, उसकी रुचि ही नहीं है सीखने में, तो वो क्या है, वो ध्यान नहीं लगा पाएगा। और तब ध्यान नहीं लगा पाएगा तो सीखने में क्या हो जाएगी? बाधा आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका डर। मतलब जैसे कोई बच्चा है, वो क्या है, कोई टीचर है, टीचर के डांट का डर होता है बच्चे को, तो छात्रों को क्या होता है, प्रश्न पूछने में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। वो प्रश्न पूछने से क्या है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं टीचर उसको डांट ना दे, जिससे क्या होता है, सीखने से वो क्या है, उस चीज़ में कतराने लगता है या सीखने में उसके क्या हैं, बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स और कारक हैं जो आपकी कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में क्या हैं, बाधा बन जाते हैं। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल को, फर्स्ट ऑप्शन आता है बालक की शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को अनदेखा करना। सेकंड, बालक की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना। थर्ड ऑप्शन आता है सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति पर ध्यान देना। या फिर डी ऑप्शन आता है सुरक्षा और अनुशासन को अनदेखा करना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कि जो स्कूल है उसको क्या करना चाहिए, बालक की जो सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। ओके। अब ये जो आपके तीन ऑप्शन है गलत क्यों है? क्योंकि इसमें आ रहा है यहाँ पे अनदेखा करना। अनदेखा थोड़ी ना करना चाहिए बालक की शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी। यहाँ पे भी आ रहा है अनदेखा करना और यहाँ पे भी आ रहा है अनदेखा करना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु क्या महत्वपूर्ण है? सकारात्मक संबंध, समावेशिकता, आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करें या फिर सभी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ये आता है सकारात्मक संबंध। मतलब कि जो सकारात्मक संबंध होते हैं उसको बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण होता है सहायक वातावरण में पैदा करना। मीन्स कह सकते हैं हम कि जो टीचर होते हैं हमारे और जो स्टूडेंट होते हैं उनके बीच में क्या है, सकारात्मक जो संबंध
एक देखभाल करने वाला होता है या फिर सहायक या सुरक्षित वातावरण बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो छात्र है वो सीखने के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं। ओके, इसी तरीके से है आपका समावेशिकता, मतलब कि समावेशी शिक्षा ये सुनिश्चित करती है कि सभी जो छात्र हैं उनकी विभिन्नता कैसी भी हो, किसी भी वो पृष्ठभूमि से हों, किसी भी लिंग से हों, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है वो मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करें। ठीक है, और आपका थर्ड ऑप्शन आता है आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करना, मतलब कि स्वयं को समझना, खुद को समझना। कि आत्मचिंतन में क्या होता है कि छात्रों को अपने विचार जो होते हैं, उनके जो अपने अनुभव होते हैं, क्या होते हैं, अनुभव जो होते हैं उनको और जो सीखने की प्रक्रिया को समझने में हेल्प करते हैं। ओके, तो आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है अधिगम के लिए, एक सहायक वातावरण पैदा करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज 4 ऑप्शन इसका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बाल केंद्रित कक्षा में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होता है। फर्स्ट, पाठ्यक्रम पूरी तरह से बच्चों की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। तो गुड, ऐसे ही होता है कि जो भी बच्चों, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है बालक को ध्यान में रखना। तो मीन्स पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चे की रुचि को, बच्चे की जो आवश्यकता होती है उसको, उसकी जो क्षमता, उसको ध्यान में रखकर ही रेडी किया जाए, तैयार किया जाए, ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट दिखा सके, जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको, ज़रूरतों को पूरा कर सके आपका। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आता है ये बच्चों को अपनी गति और रुचि के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। तो करेक्ट है ये भी। सी ऑप्शन आता है यह मानता है कि प्रत्येक बच्चा अलग तरह से सीखता है। तो ये भी करेक्ट है कि हर एक बच्चा क्या है, अलग अलग तरीके से सीखता है। सबकी सीखने की क्षमता, हर चीज़ एक जैसी नहीं होती, सबका क्या है तरीका अलग अलग होता है। तो करेक्ट आंसर इज इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन आता है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा की क्या विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन साक्षरता और आलोचनात्मक सोच। सेकंड, अनुकरण द्वारा सीखना नहीं है। सी ऑप्शन समस्या समाधान और निर्णय लेना। डी ऑप्शन सांस्कृतिक प्रासंगिकता छात्रों को उनकी दुनिया को समझने में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन के अनुकरण द्वारा सीखना नहीं है। कि स्किनर कहते हैं, स्किनर का कहना ये नहीं है कि विशेषता ये नहीं आती है आपकी। ठीक है, तो इसकी विशेषता होती क्या है, अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो इसकी विशेषता क्या होती है, साक्षात्कार और आलोचनात्मक सोच। मतलब कि ये छात्रों को चलती छवि या फिर जो ध्वनि के साथ पढ़ना होता है, लिखना, बोलना, सुनने की क्षमता को क्या करता है, सिखाता है इसमें। और साथ ही जो आपका आलोचनात्मक जो सोच होती है, संस्कृति होती है, उसके कौशल को भी क्या करता है, विकसित करता है। ओके, एक और सी नंबर का पॉइंट आता है आपका समस्या समाधान और निर्णय लेना। मतलब कि जो दृश्य शिक्षण रणनीति होती है वो छात्रों को क्या करती है, आलोचनात्मक सोच, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है उसके समाधान या फिर बेहतर निर्णय लेने जैसे कौशल विकसित करने में क्या करती है, मदद करती है, जैसे कि चित्र और वीडियो के उपयोग से। ओके, उसके बाद ऑप्शन आता है सांस्कृतिक प्रासंगिकता छात्रों को उनकी दुनिया को समझने में हेल्प भी करती है और उन्हें जो मीडिया होती है, क्या मीडिया को व्याख्यायित करने में भी सक्षम बनाता है। ओके, और यहाँ आता है कि अनुकरण द्वारा सीखना जो है वो नहीं होता इनकी विशेषता। तो करेक्ट आंसर इज आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास जो है वो ओवर होती है, समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज आपकी क्लास जो है थोड़ा लेट इसलिए हो गई, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से, वरना आपकी 7 AM आपकी क्लास जो है आपको मिल जाती। ओके, थैंक यू। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।